जिनके शासन में कभी सूरज डूबता नहीं था, ऐसी ब्रिटिश हुकूमत के शासन में क्रांति का मार्ग अपनाकर चलना क्या आसान था? कदापि नहीं। फिर भी भारत माता को ऐसे ब्रिटिश शासकों के चुंगल से मुक्त कराने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, कहानीमाला उनको नमन करता है। आज 21 जनवरी है। कहानीमाला में आज हम पुण्य स्मरण कर रहे हैं एक ऐसे ही अमर बलिदानी क्रांतिवीर रासबिहारी बोस का। रासबिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 में बंगाल के वर्धमान जिले के सुभालदेह नामक गांव में हुआ था। रासबिहारी बोस बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों वाले थे। अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध भारतीय जनता को, जनमानस को एकजुट करने के लिए, उनके क्रूरतापूर्ण शासन से भारत भूमि को मुक्त कराने के लिए वे जीवन भर संघर्षशील रहे। ऐसी ही एक योजना रासबिहारी बोस ने बनाई कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए हम मजबूत बने, तकनीकों को सीखें। उन्होंने ब्रिटिश फौज में भर्ती होने के लिए अपनी दिलचस्पी उजागर की, लेकिन विडंबना, वे फौज में भर्ती न हो सके। जब पिता ने इस बात के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने रासबिहारी को पूछा कि ऐसा क्या कारण है जो फौज में नौकरी करना चाहते हो। तो रासबिहारी ने बड़ी सहजता से बताया कि मुझे ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेना है, इसके लिए हमें आधुनिक युद्ध कला सीखनी पड़ेगी और फौज से बेहतर और कोई अन्य स्थान हो नहीं सकता। पिता ने अनेक रूपों में उन्हें फौज की नौकरी के कष्ट समझाए, लेकिन क्रांति का मार्ग अपना चुके, उस मार्ग की ओर बढ़ चुके रासबिहारी बोस को उस मार्ग से वापस लाना संभवतः कठिन था। फौज की नौकरी न मिली न सही, हौसला कहां रुकने वाला था। रासबिहारी बोस ने शिमला के एक छापे खाने में नौकरी की, लेकिन कुछ दिन बाद वह नौकरी भी छोड़नी पड़ी। तत्पश्चात देहरादून पहुंचे और वहां उन्हें दूसरी नौकरी मिल गई। लंबे समय तक देहरादून उनके क्रियाकलापों का केंद्र रहा। वन विभाग के शोध संस्थान में वे सरदार पूर्ण सिंह के सहायक थे। पूर्ण सिंह भी वहां रसायन विभाग के प्रभारी थे और उनकी यह नौकरी पेट पालने के लिए नहीं थी, बल्कि वह रसायन विज्ञान में बहुत से रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते थे ताकि उनका उपयोग बम बनाने में किया जा सके। देहरादून में रासबिहारी बोस टैगोर विला नामक स्थान पर रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि वह स्थान काफी बड़ा था और एक कमरे में वहां उन्होंने गुप्त रीति से बम बनाने का कार्य आरंभ कर दिया था। देहरादून में रासबिहारी बोस ने क्रांतिकारी विचारों वाले युवाओं से संपर्क साधा और धीरे धीरे उनका आवास क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। वहां उनके सहयोगियों में अतुल बोस, हरिपद बोस, शैलेंद्र बनर्जी आदि प्रमुखता से उनके साथ जुड़े। सन 1911 के आरंभ में रासबिहारी बोस को अपनी माताजी की गंभीर बीमारी का समाचार मिला। अपनी माता की सेवा के लिए वे तत्काल अपने गृह जनपद, जहां उनकी माताजी थी, चंद्रनगर पहुंचे, जो उन दिनों फ्रांसीसियों के अधिकार में था और क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र बन चुका था। चंद्रनगर में रासबिहारी बोस का परिचय शिरीष चंद्र बोस से हुआ, जिनके माध्यम से वे चंद्रनगर के क्रांतिकारी दल के नेता मोहनलाल राय के संपर्क में आए। जब छुट्टियां समाप्त हुई, वो वापस देहरादून लौटे
तो कई संकल्प उनके मन में बन चुके थे, जिनमें से एक संकल्प था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को सबक सिखाना। वह वायसराय को बम से उड़ाना चाहते थे। चंद्रनगर से एक सहायक के रूप में वसंत कुमार विश्वास उनके साथ हो लिए। ये सहायक नहीं थे, अपितु बम निर्माण की कला में निपुण थे और बम चलाने में दक्ष। गुमनामी का कैसा जीवन एक क्रांतिकारी या क्रांतिकारियों को जीना पड़ता है, यह सहज ही समझा जा सकता है। कुछ समय बाद वसंत कुमार को एक सुनियोजित योजना के तहत लाहौर भेजा गया और लाहौर में फिर रास बिहारी बोस भी पहुंचे, जहां लॉर्ड हार्डिंग को मारने की या उन पर बम फेंकने की पूरी योजना को अंतिम रूप दिया गया। 22 दिसंबर को रास बिहारी बोस पुनः देहरादून वापस पहुंचे और उसके साथ साथ वसंत कुमार भी लाहौर से दिल्ली पहुंच चुके थे। वायसराय पर बम फेंकने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय की सवारी धूमधाम से निकलनी थी। देश के अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, राजे महाराजे इस अवसर पर उपस्थित थे। सड़कों पर अपार जनसमूह था। जुलूस चांदनी चौक के मध्य स्थित घंटाघर से कुछ आगे ही बढ़ा था। अचानक बम विस्फोट हुआ। बम के हमले से वायसराय के हाथी का महावत मारा गया, किंतु वायसराय घायल होकर बेहोश हुआ। बम विस्फोट के तुरंत बाद पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर दी। लेकिन देखिए कैसा गुमनामी का जीवन कि वसंत कुमार महिला के वेश में और रास बिहारी बोस एक सेठ के वेश में वहां से भाग निकलते हैं और फिर सीधे रास बिहारी बोस दिल्ली से देहरादून और वसंत कुमार दिल्ली से सीधे लाहौर पहुंच जाते हैं। इस बड़ी योजना में बेशक लॉर्ड हार्डिंग घायल हुआ, किंतु इसकी धमक दिल्ली से ब्रिटेन तक पहुंची। तमाम तरह के अभियान चलाने के बाद भी ब्रिटिश पुलिस रास बिहारी बोस को पकड़ न सकी। कुछ समय बाद पुलिस और तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चकमा देते हुए रास बिहारी बोस पुनः लाहौर पहुंचे और एक नए बम कांड की योजना तय कराए। यह बम लाहौर के कमिश्नर लॉरेंस गार्डन पर फेंका जाना था। 17 मई 1913 को लाहौर के मांटगुमरी भवन में लॉरेंस गार्डन में एक जलसा आयोजित होना था। उसी में ही पूरी योजना के तहत बम फिट किया गया, लेकिन बम की डोरी दुर्भाग्यवश लॉर्ड लॉरेंस के चपरासी के हाथों उलझ गई और वह इस बम कांड में मारा गया। इसी बीच रास बिहारी बोस ने लिबर्टी शीर्षक से कुछ पर्चे छपवाए और सारे देश में उन्हें बंटवा दिया। इन पर्चों का उद्देश्य था भारतीय जनमानस में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध घृणा के बीज बोना, साथ ही सरकार का ध्यान दिल्ली और लाहौर के बम कांडों के अपराधियों की ओर से हटाकर विद्रोही साहित्य की ओर आकर्षित करना। कुछ समय बाद रास बिहारी बोस ने नौकरी छोड़कर चंद्रनगर का रास्ता पकड़ा और चंद्रनगर में उनकी मुलाकात क्रांतिकारी ज्योतिन्द्रनाथ मुखर्जी से हुई। उस समय सचिंद्रनाथ सान्याल भी वहीं थे। इन 3 बड़े क्रांतिकारियों ने मिलकर क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी, जिसके अंतर्गत सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम जैसा एक प्रयत्न किया जाना था। भारत माता को ब्रिटिश अत्याचार से मुक्त कराने के लिए यह क्रांतिकारी कभी दिल्ली, कभी लाहौर, कभी अमृतसर, कभी पंजाब, कभी देहरादून, कभी बंगाल, न जाने कहां कहां भटकता रहा।
क्रांतिकारियों से संपर्क करता रहा, योजनाएं बनाता रहा और उनको क्रियान्वित करने में भी तन मन धन से समर्पित भाव से लगा रहा। अंत में ब्रिटिश हुकूमत को यह भनक लग गई कि इन बड़ी और महत्वपूर्ण योजनाओं के मूल में रासबिहारी बोस मुख्य व्यक्तित्व है, मुख्य है। इसलिए उनकी धरपकड़ के लिए अनेक अभियान उस समय की हुकूमत ने चलाए और अंततः रासबिहारी बोस 12 मई 1915 को जापान के लिए रवाना हो गए। अपने इन विभिन्न अभियानों में वे अनेक बार वेश बदल कर रहे, अनेक बार भूमिगत हो गए, अनेक बार महीनों तक कहीं समाज जीवन में निकले ही नहीं, किंतु योजनाएं निरंतर चलती रही। और जब 1915 में जापान की भूमि पर उतरे तो वहां भी ब्रिटिश हुकूमत ने बड़ा दबाव बनाया कि किसी प्रकार से रासबिहारी बोस उनकी गिरफ्त में आ जाए, किंतु भारत माता को आजाद कराने का सपना देखने वाले इस जियाले योद्धा ने वहां भी न अपना काम छोड़ा, अपनी पहचान अवश्य छोड़ दी। भिन्न भिन्न पहचानों से भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते हुए, गुमशुदा जीवन भी जीते हुए वहां भी जनमानस को संगठित किया, प्रेरित किया और भारत की आजादी के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। जापान में ही रहते हुए इन्होंने 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना था। अपने जीवन का अंतिम समय भी उन्होंने जापान में ही बिताया, किंतु सेवा और चिंता भारत माता की ही करते रहे। उनकी मृत्यु से कुछ दिन पूर्व ही जापान की सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन नामक सम्मान से सम्मानित किया। यह किसी भारतीय के लिए बड़े गर्व का विषय है। भारत माता का यह वीर सपूत वर्ष 1945 में आज ही के दिन यानी 21 जनवरी को क्षय रोग के कारण मृत्यु को अथवा भारत माता को स्वतंत्र कराने की चिंता, चिंतन और प्रयासों में ही इस संसार से विदा हो गया। नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव ऐसे ही अनाम गुमनाम जीवन जीने वाले उन कोटि कोटि क्रांतिकारियों, देशभक्तों को समर्पित है। कहानीमाला एक विनम्र प्रयास है उनका पुण्य स्मरण करने का किसी न किसी रूप में। आप कहानीमाला के साथ जुड़े रहिए। कहानीमाला आपका अपना चैनल है। आपके सुझाव, आपके सब्सक्राइब निरंतर हमें हौसला दे रहे हैं। धन्यवाद।